वो अपनी प्रेमिका को कुर्सी पर बिठाता है, उससे बोलता है कि अपनी आंखों को बंद कर लो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूं। प्रेमिका खुश थी, फौरन मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसको पता था कि उसका प्रेमी विदेश से वापस आया है, जरूर उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लाया होगा। लेकिन प्रेमी पीछे से खून से सना हुआ हथौड़ा निकालता है और ताबड़तोड़ प्रेमिका की खोपड़ी पर वार करता है। वार इतनी ताकत से करता है कि प्रेमिका की पूरी खोपड़ी की हड्डी चकनाचूर हो जाती है। 20 बार हथौड़े से वार करने के बाद प्रेमिका की वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे मौत हो जाती है। लेकिन वो उसने पहला कत्ल नहीं किया था, बल्कि उससे पहले वो अपनी सगी माँ जो कैंसर पीड़ित थी उनके ऊपर भी हथौड़ों से वार किए। उससे पहले अपने 13 साल के छोटे भाई की हथौड़े से हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी लाश पर 500 के नोट डाल दिए। और फिर अपनी चाची, चाचा और अपनी बूढ़ी दादी 80 साल की, उनकी भी हत्या कर दी। कुल मिलाकर 5 कत्ल कर दिए थे और आखिर में खुद थाने पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये कि उसने अपने परिवार की हत्या क्यों की, अपनी प्रेमिका को क्यों मौत के घाट उतारा। जो कहानी उसने बताई, जब उसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले क्या जमीन खिसकेगी, आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे पता करें कहीं हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए। तो चलते हैं और इस पूरी घटना को शुरू से जानते हैं, हमेशा की तरह विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की है और वहां का थाना है वैजारामूडु थाना। 24 फरवरी की शाम लगभग 8 बजे का टाइम था कि उसी बीच थाने के अंदर एक लड़का अंदर की तरफ घुसता है और सीधा अंदर चले जा रहा था। उसी बीच एक सिपाही उस लड़के को रोकता है। लड़का अच्छा खासा लंबा चौड़ा था, ब्लैक एंड व्हाइट सी शर्ट पहना हुआ था। सिपाही पूछता है, कहाँ अंदर चले जा रहा हो, किससे क्या काम है, क्या मामला है। तो बोलता है लड़का कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। सिपाही बोलता है कि काम बताओ, किसी से लड़ाई हुई है, कोई मसला हुआ है, मुझे बताओ। तो बोलता है कि कोई मसला नहीं हुआ, मैं सरेंडर करने के लिए थाने में आया हूँ, क्योंकि मैं 6 कत्ल कर कर आया हूँ। जो सिपाही था वो बोलता है कि शराब के नशे में हो, क्या जेल जाने का शौक है या पागल हो। जब वो ऐसे सवाल करता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा नाम अफ़ान है और मैं अपनी प्रेमिका और परिवार के लोगों का कत्ल कर कर आया हूँ, इसीलिए सरेंडर करने आया हूँ। फौरन सिपाही उसका हाथ पकड़ता है और अंदर कोतवाल साहब के ऑफिस में लेकर पहुंचता है। और जो लड़का था अफ़ान, वो फिर से वही बात कोतवाल साहब के सामने रिपीट करता है। और कोतवाल साहब जब उसकी तरफ देखते हैं तो बोलते हैं, फौरन इसको जीप में बिठाओ और ये कहाँ कत्ल कर कर आया है, इसके साथ चलो। कोतवाल साहब भी गाड़ी में बैठते हैं, पुलिस के कई जवान बैठते हैं, क्योंकि वो लड़का 6 कत्ल की बात बोल रहा था। पुलिस को यकीन नहीं था, लेकिन पुलिस अपने शक को क्लियर करने के लिए साथ में जाती है। और अफ़ान थाने से कुछ ही किलोमीटर दूर पर एक पतली सी गली में पहुंचता है। गली के अंदर जीप नहीं जा सकती थी, इसलिए गली के बाहर जीप लगती है। और तमाम लोग, जो मोहल्ले के लोग थे, जो अफ़ान को जानते थे, वो देखते हैं कि अफ़ान पुलिस की जीप से उतर रहा है, ढेर सारे पुलिस वाले उसके साथ हैं। आखिर अफ़ान का विवाद परिवार में हो गया। ये आखिर क्या हुआ कि अफ़ान इतनी सारी पुलिस लाया है। और अफ़ान गली के अंदर पुलिस को लेकर पहुंचता है और अपने गेट को, जो उसने बाहर से कुंडी लगा रखी थी, उस कुंडी को खोलता है। और पुलिस वाले जैसे ही अंदर, घर के अंदर पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं तो सामने एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई दिखती है। लेकिन उसका जो सर था वो पूरे तरीके से इधर से उधर हो चुका था। लग रहा था कि किसी ने भारी भरकम चीज से, हथौड़े से उसके सर के ऊपर वार किए हैं। अफ़ान बोलता है, ये मेरी प्रेमिका अफशाना है, इसको मैंने मारा है। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोतवाल साहब फौरन कहते हैं, अफ़ान को पकड़ लो। और जैसे ही अंदर कमरे की तरफ जाते हैं तो एक महिला जो तड़प रही थी, जिसकी शायद सांसें चल रही थी, क्योंकि अफ़ान मारकर सीधे थाने गया हुआ था, और एक बच्चा भी पड़ा हुआ था। जो महिला थी वो अफ़ान की माँ थी और जो लड़की कुर्सी पर बैठी हुई थी वो अफ़ान की प्रेमिका थी। और जो अंदर भाई, एक लड़का जो पड़ा हुआ था, वो अफ़ान का छोटा भाई एहसान था, जिसकी उम्र 13 साल थी। फौरन पुलिस उन दोनों को उठाती है, अस्पताल के लिए भेजती है। लेकिन जो लड़की थी उसकी तो मौत हो चुकी थी। उन दोनों की, वो दोनों तड़प रहे थे। अब जो कोतवाल साहब थे वो पूछते हैं कि 3 और लाशें कहाँ हैं, यहाँ पर तो सिर्फ 3 बॉडियां हैं, और कहाँ हैं। तो अफ़ान बोलता है कि अब हमें यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वहीं पर चाचा,
चाचा का घर है और चाचा के घर में ही चाचा की लाश और चाची की लाश पड़ी हुई है। जो अफ़ान के चाचा थे जिनका नाम लतीफ़ था और चाची का नाम शाहिदा थी। फ़ौरन कोतवाल साहब दूसरे थाने में फ़ोन करते हैं क्योंकि वो इलाका दूसरा था और वो भी यहाँ से रवाना होते हैं। दूसरे पुलिस थाने की पुलिस जब चाचा लतीफ़ के घर पहुँचती है, गेट को खोलकर अंदर जाकर देखती है तो चाचा के सर पर भी हथौड़ों से वार किए गए थे और उनकी लाश भी वहीं पड़ी हुई थी और जो चाची थी उनकी लाश किचन में पड़ी हुई थी। शायद चाची अफ़ान के लिए चाय वगैरह बना रही होंगी जब कत्ल किया होगा। 2 बॉडियां और मिल चुकी थी, 5 हो चुके थे। अब जब पूछा जाता है कि छठा कत्ल किसका किया है तो अफ़ान बताता है कि छठा कत्ल उसने अपनी दादी सलमा का किया है। वो अपने घर पर होंगी जहां वो रहती हैं, वहां उनकी बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस को टोटल 6 बॉडियां मिल चुकी थी, लेकिन इसमें से एक जो अफ़ान की माँ थी उनकी सांसें चल रही थी, उनको आईसीयू में ज़िला अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। वहीं 5 बॉडियों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब अफ़ान से सवाल जवाब चालू होते हैं। अफ़ान ये भी बताता है कि वो चूहे मार दवा उसने खाई थी लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस अफ़ान से पूछताछ करती है लेकिन अफ़ान कुछ बताने को तैयार नहीं था। और जब सही तरीके से अफ़ान से पूछताछ की जाती है शुरू से कि अफ़ान ने कत्ल क्यों किए, क्या वजह थी, उसकी प्रेमिका भी इतनी सुंदर थी, 23 साल की प्रेमिका थी और परिवार भी अच्छा खासा था, तो अफ़ान बताता है कि आज से कुछ साल पहले उसके पिता उसको गल्फ़ कंट्री ले गए थे, विदेश में ले गए थे और वहाँ पर ऑटो पार्ट्स की उन्होंने एक दुकान खोली थी। और जो दुकान खोली थी उस दुकान को खोलने के लिए उन्होंने कई लोगों से कर्जा लिया था। मैंने भी उनको कर्जा दिलवाया था, लाखों रुपए का कर्जा लिया था। तब हमने बाहर जाकर एक दुकान खोली थी। दुकान को हम चलाते थे और जो पैसे हुआ करते थे वो अपनी दादी को, चाचा चाची को और मतलब परिवार को हम भेजा करते थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो दुकान ठप हो जाती है, काम हमारा पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है और कुछ महीने पहले ही मुझे वापस आना पड़ता है अपने पापा के साथ। मैं जब वापस आता हूँ, अब जाहिर सी बात है कि मैंने कर्जा ले रखा था, कर्जे से हमने दुकान की थी लेकिन हमारा फ़ायदा तो नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। अब पैसे कर्जदार थे वो पैसे मांगना शुरू करते हैं, पैसे बार बार अलग अलग कर्जदार रोज़ाना घर आते थे और इसी चीज़ से परेशान होकर जो मेरे पापा हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। उनके बारे में हम तमाम पता करते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता। अब अपने परिवार का सबसे बड़ा भाई मैं था और उसके बाद एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम एहसान था और मेरी माँ का भी इलाज चल रहा था। अब खाने पीने तक के लाले पड़े हुए थे और दूसरी तरफ से ये कर्जेदार जो रोज़ाना चक्कर लगाते थे, मैं बड़ा परेशान था। और दूसरी तरफ मेरी प्रेमिका जो मेरे ऊपर बराबर शादी का दबाव बना रही थी, मुझसे बोल रही थी कि मुझसे शादी करो। अब मैं अपने परिवार को देखता, या शादी करता या फिर कर्जा अदा करता। मैं बड़ा फंस चुका था, मेरे पास टेंशन थी और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैंने अपने चाचा से लतीफ़ से बोला कि आप थोड़े बहुत पैसे दे दो जिससे घर का गुजारा चलता रहे और थोड़े बहुत पैसे दे दो जिससे मैं कर्जा अदा कर दूं, कुछ टाइम के बाद आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन चाचा ने भी बुरी बातें बोली, मेरे पापा तो भाग गए। अब सारे कर्जदार मुझे परेशान कर रहे थे। अब मैं अपनी माँ का भी इलाज करवा रहा था, मैं बड़ा टेंशन में था, हर जगह से मुझे ताने मारे जा रहे थे। और 24 फरवरी को सुबह 10 बजे के टाइम पर मैं उठता हूँ और फिर वही मेरी माँ की बात कि जा कुछ काम कर ले। और मेरा छोटा भाई जिसको मैं बेहद ज़्यादा प्यार करता था, एहसान को, उसको इतना प्यार करता था कि शायद ही मैं किसी और से करता था। और 24 फरवरी को सुबह उठने के बाद मैं अपने घर से निकलता हूँ और निकलने के बाद मैं तमाम टेंशन में था और मेरे दिमाग में ख़्याल आता है कि आज मैं अपने सब को ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक हथौड़ा ख़रीदता हूँ। हथौड़ा ख़रीदने के बाद मैं अपनी दादी के पास पहुँचता हूँ, दादी सलमा के पास, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ और वहीं पर, क्योंकि दादी अकेली कमरे में रहती थी, तो वहीं हथौड़े से उनकी हत्या कर देता हूँ। फिर बाइक से मैं अपने चाचा के यहाँ पर पहुँचता हूँ। चाचा से थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ। चाची दूसरी तरफ मेरे लिए चाय बनाने के लिए गई हुई थी और हथौड़े से फिर मैं अपने चाचा लतीफ़ के सर पर वार करता हूँ। चीख की आवाज़ सुनकर जब चाची आती है तो उनकी भी हत्या कर देता हूँ और फिर मैं अपने घर पर आता हूँ। घर पर आने के बाद मेरी माँ थी, माँ के सर पर वार करता हूँ हथौड़े से। उसी हथौड़े से माँ गिर जाती है और जैसे ही मेरा भाई एहसान भागता हुआ आता है, जिससे मैं बेहद प्यार करता था, उसके सर पर भी मैं हथौड़े से वार करता हूँ, उसकी हत्या करता हूँ और फिर एक 500 का नोट निकाल कर उसको देता भी हूँ। और जब सब ख़त्म हो जाते हैं फिर मेरी प्रेमिका का फ़ोन मेरे पास आता है। वो बोलती है कहाँ पर हो? मैं उससे बोलता हूँ घर पर हूँ, मेरा घर पूरा खाली है, तुम्हारे लिए कुछ तोहफ़ा लेकर आया हूँ, जल्दी से घर पर आ जाओ।
वो फ़ौरन बुर्का वगैरह पहन कर घर पर आती है। मैं उसको एक दूसरे रूम में ले जाता हूँ और वहाँ ले जाकर उसको कुर्सी पर बिठाता हूँ। उससे बोलता हूँ कि आंखें बंद करो, तुम्हें कुछ तोहफ़ा देना है। वो आंखें बंद करती है और फिर वही हथौड़ा निकालता हूँ और उससे प्रेमिका के सर पर भी ताबड़तोड़ वार करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और आखिर में खुद चूहे मार दवा खाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। फिर अपने घर का गैस का जो चूल्हा था उसको ऑन कर देता हूँ, चालू कर देता हूँ कि जब कोई आएगा तो धमाका हो जाएगा। और फिर थाने आ जाता हूँ। ये पूरी कहानी थी। पुलिस को यकीन नहीं होता कि कर्जे में डूबने की वजह से इतने अपने परिवार की हत्या कर दी, इतना सब कर दिया। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि ये अफ़ान नशे का आदी था और नशा करने लगा था, ड्रग्स वगैरह ये लेता था और इसी की वजह से इसका दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ करता था आम लोगों से ज़्यादा। क्योंकि जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं, तो फिर उनका दिमाग ऐसा ख़राब नहीं होता कि थोड़ा बहुत हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर ज़्यादा होता है। और पुलिस को यकीन नहीं है कि इस वजह से इसने सिर्फ कर्जे की वजह से हत्या की, और हो सकता है कोई और वजह भी हो। इसलिए पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस ऑटो में ये बैठ कर आया था उससे भी पूछताछ की जाती है। पड़ोसियों से जब पूछा जाता है तो पड़ोसी यही कहते हैं कि अफ़ान बहुत अच्छा लड़का था, वो ज़रा सा भी गुस्से का तेज़ नहीं था, हर किसी से प्यार से बात करता था। और सबसे बड़ी चीज़ जो मोहल्ले के लोगों को यकीन नहीं है वो ये कि अफ़ान सबसे ज़्यादा प्यार अपने छोटे भाई एहसान से करता था। उसकी ज़रा सी भी खरोच आ जाती थी तो वो तड़प जाता था अफ़ान, और उसने उसी की हत्या कर दी। इस बात पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। और जब अफ़ान अपने चाचा चाची और दादी का कत्ल कर जा रहा था माँ का कत्ल करने के लिए, तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है, उसको रोकता है, पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो। तो अफ़ान बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोलता है कि भाई ज़रा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद मिलेंगे, बाइक से अपना काम अधूरा पूरा करके आऊँ, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। ये बोल कर निकल जाता है और फिर प्रेमिका और माँ और छोटे भाई का कत्ल कर देता है। लेकिन माँ की हालत गंभीर है, माँ की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो बेचारी वैसे ही कैंसर पीड़ित हैं और ऊपर से उनके ऊपर इतने हमले किए गए हैं, क्या उनका बचना नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर आप 6 कत्ल माने, 5 कत्ल का कोई सीन नहीं है। कल सुबह तक उनकी मौत हो जाएगी, डॉक्टरों ने बोल दिया है, बचने का चांस नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़, कैंसर और तमाम बीमारियां हैं और फिर पूरे सर पर चोटें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम पर बेहद ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग अपने परिवार को ही मार रहे हैं। आप हर तरफ देखेंगे कोई मर रहा है तो कोई मार रहा है, तमाम लोग टेंशन में हैं, दुनिया बड़ी बेकार चल रही है। मैं जिससे मिलता हूँ वो अपना दुख सुनाता है, मतलब बड़ा मामला ख़राब चल रहा है। अगर आप टेंशन में हैं तो आप अपने टेंशन को परिवार से बातचीत कर बांट सकते हैं। ये सब कदम उठाने से कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा टेंशनें बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए सुकून से रहें और अच्छे से रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें।